ये ऐसे ही है कि ये इसके ऊपर आकर इस तरह आके इसके ऊपर अलग-अलग आके जुड़ते हैं, तो ये भी एक सिस्टर्नी इसके ऊपर भी बन जाती है। इस मुशाबत की वजह से इसको नाम दिया गया है। जो इसका आउटर फेस होता है ना बेटे, दो फेस होते हैं इसके, एक को हम कहते हैं आउटर और एक को हम कहते हैं इनर। ठीक है, तो बच्चे जो आउटर है और एक इनर, आउटर फेस जो है और इनर फेस, ये इसके दो जो हैं वो पार्ट होते हैं। जो आउटर फेस होता है वो कन्वेक्स होता है, उसको कहते हैं फॉर्मिंग। जो कि इनर होता है वो कनकेव होता है, उसको हम कहते हैं मैच्योरिंग। जब स्टैग के ऊपर 3 से 6 जो है वो सिस्टर्नी आके लगते हैं तो वो मूव करते हैं फ्रॉम आउटर टू इनर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टर्नी जो है वो बनती है। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज सिस्टर्नी, तो आप दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक की भी और गाल्जी की भी। अगर वो स्पेसिफिक कर दें तो फिर आप दोनों में से एक लिखोगे। अब फंक्शंस की बात है कि इसके कौन कौन से फंक्शंस है। सबसे पहला है सेल सेक्रीशंस। क्या है? सेल सेक्रीशंस है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल सेक्रीशन के साथ कंसर्न है इसका। ये सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्रीशन जो है कैसे प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम्स एंड देन पास टू आउटसाइड थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुनने की बात है, प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम्स। तो बेटे राइबोसोम्स कहां मौजूद होते हैं? RER में। ठीक है, तो ये सेक्रीशन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनती हैं वो वहां से फिर जाती है SCR के पास और SCR से वो आगे आती है इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। क्या आती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आती है। ये जो सेक्रीशन है यहां आके इनके अंदर फिनिशिंग होती है। ये करते हैं उनकी फिनिशिंग, उनकी करते हैं पैकिंग। क्या करते हैं? फिनिशिंग करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स और उनको पैक करते हैं एक्सपोर्ट करने से पहले। अगर हम एग्जांपल लें, पैंक्रियाज जो है ये एक एंजाइम रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब पैंक्रियास लिवर के पास पड़ा है, वहां से सेक्रीशन जो खुराक के अंदर जाती है वो किसकी मदद से जाती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ से। अब दूसरा है इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का। जो इसका दूसरा है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि प्रोटीन एंजाइम को जहां भी जरूरत होगी इसने पहुंचाना है। तो सबसे आखिर वाला काम मॉडिफिकेशन ये करता है जो भी इनके पास प्रोडक्ट आता है। जैसे कि आपके बुक में 2 एग्जांपल उसने दिए हैं कि अगर प्रोटीन और लिपिड जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट में मिले तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगर उसमें प्रोटीन मिलेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर उसमें लिपिड मिलेगा तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलाइपिड्स। तो इस तरीके की ये मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल भी खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। उसका जी नाम है लाइसोसोम्स। अब जो हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लाइसोसोम्स। बच्चे लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, तोड़ना। सोम्स का मतलब होता है बॉडी। छोटी छोटी बॉडीज का तोड़ना उसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कोई भी ये वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो इमीडिएटली चीजों को खा जाती है, चीजों को जो इनके अंदर सेल के अंदर एंटर होती हैं। ये उसको मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट कर देते हैं इनटू सिंपलर जो है वो पीसीस के अंदर है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनेली है। ये उसको सिंपलर
सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अच्छा जी, इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम बाय डी डवे। ये ज्यादातर पाई जाती हैं एनिमल सेल्स के अंदर, वो वाले सेल्स जो डी डवे ने, डी ड्यू भी पढ़ते हैं, डी डवे भी पढ़ते हैं, इसको डिस्कवर किया था किनके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, कौन से सेल, जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं, यानी कि जो सॉलिड ईटिंग करते हैं, वैक्यूल्स वगैरह सॉलिड ईटिंग करते हैं, उनके अंदर ये जो है ये लाइसोसोम्स जो है ये डिस्कवर हुए थे। अब लाइसोसोम्स बेसिकली किस किस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं? लाइसोसोम्स जो हैं इनके अंदर फास्फाटेजेस एंजाइम, उसके बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये जो दो हैं एंजाइम्स ज्यादा मिकदार में होते हैं। अब ये एंजाइम जो हैं ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? ये एंजाइम बेसिकली प्रोटीन एंजाइम क्या होते हैं? ये प्रोटीन होती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? RER पर। ठीक है, तो ये RER पर सिंथेसाइज होते हैं और ये प्रोसेस्ड होते हैं फिर गोल्जी ऑपरेटस से। और ये जो प्रोसेस्ड और बडेड ऑफ एंजाइम होते हैं ये प्रोसेस्ड, और इनकी प्रोसेसिंग कहाँ होंगी? गोल्जी में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ये प्रोसेस्ड और बडेड ऑफ, प्रोसेस्ड और बडेड ऑफ जो ये वैक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? ये जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है। अब आपकी डायग्राम एक बनी होगी, उसके नीचे ना एक डेफिनेशन मैं करवाने लगा हूं। द लाइसोसोम विच ईट पार्ट्स ऑफ देयर ओन सेल आर नोन एज ऑटोफैगोसोम। आपकी ना ये फैगोसाइटोसिस और ऑटोफैगी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशन है, इनको हमने लाजमी करना है। फैगोसाइटोसिस कहते हैं लाइसोसोम कंटेन दोज एंजाइम वी डाइजेस्ट सॉलिड फूड पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और ऑटोफैगी ये कहते हैं कि समटाइम्स सेल खुद ब खुद खाना शुरू कर देता है जब ओल्ड सेल वगैरह जो मर गए होते हैं, जैसे ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये उनको खा जाता है, खाने के बाद उनको रिसाइकल कर लेता है। ठीक है, तो बेटे द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफैगोसोम, द डाइजेस्टिव वैक्यूल, तो जो डाइजेस्टिव वैक्यूल होता है ये इधर, लेट्स सपोज मैं अगर है ना एक डायग्राम बनाता हूं, मैं कहता हूं यहां RER है, यहां गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यहां जो है वो अपना ये लाइसोसोम्स पड़े हुए हैं, यहां से एक फूड वैक्यूल आया सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस से। अब जैसे ये वैक्यूल अंदर आया, इसके साथ जो लाइसोसोम्स मिलेंगे उसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये मिलकर यहां क्या कर देंगे? डाइजेशन कर देंगे इस वैक्यूल की, तो ये बन जाएगा डाइजेस्टिव वैक्यूल। तो प्राइमरी वैक्यूल का सेकंड नेम है, प्राइमरी वैक्यूल का सेकंड नेम क्या है? डाइजेस्टिव वैक्यूल। जब ये डाइजेस्टिव वैक्यूल प्लस ऑटोफैगोसोम जो मैंने अभी यहां बयान किया, ये मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़हन में रखना है आपने। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स जो खराब हो जाते हैं उनको जो है वो खा जाते हैं।
इसके अलावा ये बाहर से सेल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, मतलब कि अगर कोई बाहर सेल से चीज़ है उसको अंदर लेकर आते हैं, अगर वो बड़ी है तो उसके ऊपर बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सेल के अंदर लेकर आते हैं इसको। ठीक है, अब जो बात करने लगा हूँ वो है डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल लाइसोसोमल एंजाइम्स। जो कुछ बीमारियां होती हैं ना, जब इंसान पैदा होता है, कनीजेंटियल वर्ड यूज किया होगा, उसका मतलब प्रेजेंट एट द बर्थ। तो बेटे वो चीजें, कुछ चीजें ना हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती हैं, जैसे ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ऐसी चीजें जो ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स, ये हमारी बॉडी में अकामुलेट, जमा होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। क्या नाम देते हैं? स्टोरेज डिजीजेस का नाम देते हैं। ये जमा इसलिए होती हैं कि जो एंजाइम इनको तोड़ते हैं उनके अंदर क्या हो जाती है? म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये बीमारियां जो हैं वो होती हैं। आपकी किताब में दो नाम दिए हैं, एक का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। ये लिवर और मसल सेल्स के अंदर जब ग्लाइकोजन जमा हो जाती है, जो एंजाइम इनको तोड़ता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, उसके अंदर तब्दीली की वजह से जमा हो जाती है। एक है टैक्सेज डिजीज। ये टैक्सेज, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बीमारी को आइडेंटिफाई किया। इसके अंदर जो लिपिड्स हैं वो हमारे ब्रेन सेल्स में जमा हो जाते हैं, जो हमारी मेंटल रिटार्डेशन है कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब हम अपना इस आर्टिकल को यहाँ वाइंड अप करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि साइटोस्केलेटन है और सेंट्रियोल है। फिर हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और फिर लास्ट पे हम न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा ये लेक्चर जो है वो वाइंड अप होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे बेटे। साइटोस्केलेटन जो है इसको हम अब देखने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का। साइटोस्केलेटन जो है ये फ्रेमवर्क है, जैसे हमारे एक इंसान का स्केलेटन होता है, इसी तरीके से हमारी सेल्स का भी स्केलेटन है। ये तीन तरह की चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। ये प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होते हैं, जैसे एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोइन। इसके अलावा अगर हम देखें ट्यूबुलिन, तो इनको हम बोलते हैं कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स। क्या नाम देते हैं? कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स का हम नाम देते हैं। तो ये मिलकर जो है स्केलेटन, ये स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाती हैं। तीन तरह की जो है वो ट्यूब्यूल्स होती हैं। सबसे पहले हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स के बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीन तरह के होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंडर का मतलब थिन होते हैं और ट्यूबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और इनका डायमीटर जो है 25 नैनोमीटर होता है। और इनका जो काम है वो सैम्पलिंग एंड डिसैम्पलिंग ऑफ स्पिंडल करना होता है। इसके अलावा ये जो है फ्लैजेला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल बनाते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट जो है ये मोर स्लेंडर होते हैं। ये इनके अंदर कंट्रक्टाइल प्रोटीन एक्टिन होती है और इनका साइज जो है वो 7 नैनोमीटर होता है। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं, इनका साइज 8 से 12 होता है, क्योंकि दोनों के दरमियान है, और ये सेल की शेप और इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंटाइजेशन में मदद करते हैं। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका दूसरा नाम है बायोब्लास्ट, तीसरा नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। तीन नाम इसके लिए यूज होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया ये रोड शेप भी होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं। इसका नंबर डिपेंड करता है कोई इंसान कितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करता है। जो लोग जिम ज्यादा करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, तो उनके मसल्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से उनके माइटोकॉन्ड्रिया उनके मसल्स में ज्यादा होते हैं और उनके मसल्स जो है वो फूले हुए नजर आते हैं ज्यादातर ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, इनकी अपीयरेंस जो है वो वेसिकल्स भी है, रोड भी है, फिलामेंट भी है। बट जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो हमें पता लगा ये इस तरीके की ये आपके सामने मैंने दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं जरा ये आउटर मेम्ब्रेन तो आपको इसकी स्मूथ नजर आती है। जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर इनफोल्डिंग होती है ऐसे। इन इनफोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी। और ये इस नोब लाइक स्ट्रक्चर में ये जो क्रिस्टी हैं इनके अंदर जो है नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। ये इन्हें बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, साइट ऑफ एटीपी। तो इस और इनके अंदर जो है वो फिर न्यूक्लियस मौजूद है क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रिमिटिव टाइप है। ठीक है, तो बेटे इसके पास इसका अपना डीएनए भी है, तो ट्रांसलेशन भी करता है, ट्रांसक्रिप्शन भी करता है। तो और इसके अंदर जो ये जो मटेरियल होता है इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल है, यानी कि इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होती है। ये सेल का पावर हाउस है। जब भी बॉडी के अंदर एनर्जी सर्व हो जाती है तो ये बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड भी करते हैं। जब बॉडी में से एनर्जी यूज होती है तो वो एडीपी में चली जाती है, ये यहाँ फास्फेट आयन ऐड होकर ये कन्वर्ट हो जाती है एटीपी। तो एनर्जी करेंसी जो है ये बॉडी में एनर्जी जो कौन देता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, तो इंसान खाना खाकर एनर्जी की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है, या ये हमारे जिस्म में जो डिफरेंट फूड वगैरह होते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देती हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, उसको हम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ये भी स्ट्रक्चर है। इनको बेसिकली ये टॉपिक में आता है प्लास्टिड के। तो ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट, तीन पर ये मुश्तमिल होता है बेसिकली। ठीक है, प्लास्टिड्स। अब बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से इसका रंग जो है वो ग्रीन होता है, जो कि फोटोसेंसिस करने में हेल्प करता है प्लांट्स को। ठीक हो गया। तो बच्चे जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोरोप्लास्ट और हीमोग्लोबिन, तो ये सिर्फ सेंट्रल जो एटम इनके हेड में लगता है
एक मॉलिक्यूल के डिफरेंस की वजह से इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो उसके सेंटर में मैग्नीशियम है, जबकि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसके वहां आयरन है और इसके मैग्नीशियम है। बाकी इनकी स्ट्रक्चर सेम है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, हीमोग्लोबिन जो है ये रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस करता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये इनवेलप, उसके बाद स्ट्रोमा, थैलाकाइड और फिर लास्ट पर बेटे ये ग्रेना और ग्रेनम, इंटरग्रेनम सॉरी, इनके ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है एक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है।